अंतर्गत आज हमारे मध्य विदेश में रह रही हिंदी साहित्य जगत की जानी मानी शख्सियत श्रीमती रचना श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। मैडम, आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं हिंदी विभाग की अध्यक्षा डॉक्टर विनोद काल्ला जी को आमंत्रित करती हूँ वो हमारी आज की मुख्य वक्ता का अभिनंदन करने हेतु। डॉक्टर विनोद काल्ला जी। बहुत बहुत स्वागत रचना जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मैं कन्या महाविद्यालय परिवार की ओर से, विशेष रूप से अपनी प्राचार्य की ओर से आपका अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि प्राचार्य जी हमारे अभी एक मीटिंग में व्यस्त हैं। शायद वो जैसे ही मीटिंग खत्म होगी तो हमारे साथ जुड़ेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले मैं कमलेश जी का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे रचनाकार, इतने अच्छे व्यक्तित्व से परिचित कराया और उनको सुनने का हमें मौका दिया है। तो मैं आपको, क्योंकि आप हमारे लिए बिल्कुल नहीं है और शायद कन्या महाविद्यालय भी आपके लिए नया ही होगा, तो मैं कन्या महाविद्यालय का परिचय आपसे जरूर आपको देना चाहूंगी। ये संस्था 1886 में स्थापित हुई थी मैडम, मतलब आज से लगभग 137 वर्ष। तो 3 शताब्दियों की प्रत्यक्षदर्शी रही है। भारतीय स्वाधीनता संग्राम की साक्षी और भागीदार ये संस्था रही है और भारतीय सांस्कृतिक धरोहर की प्रहरी संस्था है। तो नारी शक्ति जागरण का ये जो मूर्त रूप है, इस संस्था ने स्वाधीनता संग्राम में भाग भी लिया। 30 दिसंबर 1929 को रावी नदी के किनारे जब पूर्ण स्वराज की घोषणा होनी थी, उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को तिरंगा पकड़ाने वाली सबसे बड़ी छात्राओं का जो बड़ा दल था वो कन्या महाविद्यालय का था। तो हमारे यहाँ इस संस्थान में एक हॉल ऑफ फेम जो है वो बनाया गया है, जिसमें सारी पुरानी तस्वीरें हमारे पास है। जब वो छात्राएं महात्मा गांधी के पास आई हैं या इंदिरा गांधी यहाँ पर आए, पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर आए, राजेंद्र प्रसाद जी यहाँ पर आए और सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन यहाँ पर आए, तो तकरीबन 5 राष्ट्रपति और 5 प्रधानमंत्री यहाँ पधार चुके हैं। पीछे 2007 में लगभग 2007 ही था जब एपीजे अब्दुल कलाम जी यहाँ पर आए थे, तब वो राष्ट्रपति थे। और सभी हमारे लिए इतने गौरव की बात है और हमारे लिए ये कह लीजिए वाकई गौरव की बात है कि ये अब प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो है अपने कार्यकाल में आए हैं। और भी बहुत सारे ऐसे ल्यूमिनरीज हैं जिन्होंने कन्या महाविद्यालय में शिरकत की है। और लाला देवराज जी इस संस्था के संस्थापक थे। उनकी माता ने एक बार कहा कि भाई लड़कियों को शिक्षित करो, लड़कियों को शिक्षित करने का कोई माध्यम नहीं है। तो उन्होंने प्रण ले लिया उस वक्त कि मैं लड़कियों को शिक्षित करूंगा, क्योंकि उनका ये मानना था कि एक लड़के को शिक्षित करते हैं तो सिर्फ एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन जब हम एक लड़की को शिक्षित करते हैं तो उसके माध्यम से पूरा परिवार, पूरा समाज, पूरा देश, यहाँ तक कि विश्व भी सुसंस्कृत होता है। तो लाला देवराज जी ने इसके लिए वाकई बहुत सारे पत्थर भी खाए। बच्चों की, लड़कियां जो छोटी उम्र में जिनकी सगाइयां कर दी जाती थी, उनकी सगाइयां भी टूट गई। इनको बहुत ताने भी सहने पड़े, लेकिन इन्होंने जो प्रण लिया था अपनी माँ के कहने पर, आज वो संस्था जो है वो कहाँ एक छोटे से विद्यालय से इन्होंने शुरू किया था, आज वो कन्या महाविद्यालय बन गई है और अब ये भारत की विरासत संस्था बन गई है। हमारे लिए तो ये बहुत गौरव की बात है। तो आपको ये बता दूं कि यूजीसी नेट का जो सेकंड साइकिल आया था उसमें भी 100 कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को देखा गया था, जिसमें हमारे कॉलेज को प्रथम स्थान मिला है। डीबीटी की ओर से भी हमारे कॉलेज को स्टार कॉलेज से अलंकृत किया जा चुका है और इंडिया टुडे सर्वे में भी भारत की नंबर 1 संस्था कन्या महाविद्यालय को घोषित किया गया है। और भी बहुत सारे अलंकारों से, सम्मानों से सम्मानित है हमारी संस्था, लेकिन सारा परिचय तो मैं यहाँ नहीं दे सकूंगी। कभी आपके पास समय हो, आप कॉलेज की वेबसाइट पे जाइएगा तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। रचना जी, मैं आपका बहुत अभिनंदन करती हूँ और आपको यहाँ बुलाना भी चाहती हूँ, लेकिन बुलाने से पहले मैं ये चाहती हूँ कि आपको हिंदी विभाग से परिचित करा दूँ। हम लोग यहाँ पर 6 हिंदी विभाग में
6 टीचर्स हैं और लगभग कुल मिलाकर के हमारी 30 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। किसी की आलोचनात्मक है, किसी की कह लीजिए कहानी संकलन है, किसी का काव्य संग्रह है। तो इस तरह से 30 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। हम कन्या महाविद्यालय में हिंदी भाषा तो पढ़ाते ही हैं या हिंदी सब्जेक्ट तो पढ़ाते ही हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ हिंदी में सर्जनात्मक लेखन, हिंदी पत्रकारिता प्रशिक्षण और 1 वर्षीय अनुवाद डिप्लोमा भी पढ़ा रहे हैं। छात्राओं के लिए एक नया मंच है, नई कलम नए रंग, जिसमें हमारे जो नवोदित साहित्यकार हैं, छात्राएं हैं जो लिखती हैं, तो वो अपने आलेख, अपनी कहानियां, कविताएं, संस्मरण वो आकर के सुना सकती हैं और इसके लिए हम उनको किसी भी प्रकार से सम्मानित भी करते हैं, उनको ट्रॉफीज भी देते हैं, प्रमाण पत्र भी देते हैं। और कन्या महाविद्यालय में 2004 से उन्मीलन शोध और सृजन वार्षिक शोध पत्रिका निकलती है। हम हर साल निकालते हैं। हमारे पास इतना समय तो नहीं होता, चाहते तो हैं कि हम इसको 3 महीने के बाद निकालें, लेकिन कॉलेज के काम के साथ साथ वर्ष में एक बार निकाल लें तो ज्यादा अच्छा है। प्रयास भी हमने शुरू किया था। एक पत्रिका है हमारी जिसमें छात्राओं के ही शोध पत्र प्रकाशित होते थे और इसके अलावा हम स्टूडेंट्स को मंच देते हैं ताकि वो आगे एमफिल और पीएचडी करने के लिए जो एक तरह की ट्रेनिंग होती है, एक तरह का प्रशिक्षण होता है, उस प्रशिक्षण के रूप में हम उनको शोध पत्र लेखन प्रतियोगिता भी कराते हैं, उनसे लिखवाते हैं और शोध पत्र प्रस्तुतिकरण भी करवाते हैं ताकि उन्हें पता चल जाए कि अपना शोध पत्र मंच पर कैसे प्रस्तुत किया जाता है। तो ये काफी लंबा हो गया। अब आपको हाँ, लेकिन ये है कि ये बहुत गौरवमयी संस्था है कन्या महाविद्यालय, जिसमें हम यहाँ छात्राएं भी रही हैं, मैं छात्रा भी रही हूँ यहाँ की, और यहाँ पढ़ाया भी काफी सालों से क्या बात है जी। और अब तो मेरे ख्याल से कुल 4 साल रह गए हैं रिटायर होने में। तो ये संस्था के साथ हमेशा ही जुड़े रहेंगे, हमेशा हमारा मन जो है इस संस्था के साथ ही जुड़ा रहेगा। अब मैं कन्या महाविद्यालय की तरफ से और विशेष रूप से हिंदी विभाग की तरफ से, प्राचार्य जी की तरफ से आपका अभिनंदन करती हुई जो मंच की कमान है वो मैं अनुशोभा मैडम को सौंपती हूँ कि वो आपका परिचय दें, हम सबसे आपको परिचित कराएं और उसके बाद आपको यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए आमंत्रित करें। डॉक्टर अनुशोभा। धन्यवाद मैम। संस्कृति एक पारिभाषिक शब्द है जिसका अर्थ है परिमार्जन अथवा परिष्कार। मैम आवाज में डबलिंग है। हाँ, मैं दोबारा शुरू कर रही हूँ। संस्कृति एक पारिभाषिक शब्द है जिसका अर्थ है परिमार्जन अथवा परिष्कार। भारतवर्ष प्राचीन देश है। अपनी भौगोलिक स्थिति और सांस्कृतिक इकाई के रूप में भारतीय संस्कृति का समस्त मानवीय उपलब्धियों के मध्यम में प्रमुख स्थान है। इसकी संस्कृति में राष्ट्रीय जीवन का उत्थान पतन तो स्वभावते ही है। इसकी विविधता के रूप में समन्वयवादी चेतना भी व्याप्त है। प्राचीनता के आधार से भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में ही नहीं बल्कि प्राचीनतम संस्कृतियों में से भी एक है। प्रत्येक देश की अलग पहचान उसकी संस्कृति के कारण होती है, क्योंकि प्रत्येक देश के नागरिकों का व्यवहार उनकी संस्कृति द्वारा निर्धारित मूल्यों के अनुरूप होता है, जो कि संपूर्ण राष्ट्र के व्यक्तित्व का प्रदर्शन करते हैं। संसार में भारतीय संस्कृति को सबसे उच्च स्तर का होना स्वीकार किया गया है, जिसका मूल आधार यहाँ की संस्कृति के शाश्वत एवं चिरस्थायी मूल्य है। भारतीय संस्कृति मनुष्य और समाज के मध्य संबंध का एक सुव्यवस्थित आदर्श है, जिसमें परिवर्तनों को स्वीकार करने की अदम्य क्षमता है। यही भारतीय संस्कृति विदेशों में अपना कैसा रूप बनाए हुए है,
या फिर विदेशों में भारतीय संस्कृति का क्या अनु जी आप म्यूट हो गई। मैडम, आपको निमंत्रण देने से पहले आपका परिचय अपनी छात्राओं को देना मैं अपना परम सौभाग्य समझती हूँ। श्रीमती रचना श्रीवास्तव जी बहुत लंबे समय से विदेश में रह रही हैं, किंतु उनका जन्म भारत के लखनऊ शहर में 5 सितंबर को हुआ। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गोरखपुर तथा कानपुर विश्वविद्यालय से आपने बीएससी हिंदी तथा समाजशास्त्र विषयों में एमए की उपाधि प्राप्त की। हिंदी में हाइकू कविता लेखन में अपनी विशेष पहचान रखने वाली माननीय स्रोत वक्ता के सपनों की धूप, यादों की पाखी, घोर की मुस्कान, आदि आबादी का आकाश, गीत सरिता, अक्षर सरिता आदि काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। आप आर्केडिया अमेरिका के अध्यापन कार्य करने के साथ साथ पत्रकारिता, अनुवाद कार्य इत्यादि के क्षेत्र में भी निरंतर सक्रिय हैं। अनेक सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाओं से जुड़कर आप हिंदी भाषा, साहित्य और भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में बहुमूल्य योगदान दे रही हैं। वस्तु पत्रिका के संपादन के साथ आपने अमेरिका और कनाडा के अनेक समाचार पत्रों, नव भारत टाइम्स, हम हिंदुस्तानी, हिंदी अब्रॉड, इंडो अमेरिकन के लिए स्वतंत्र लेखन कार्य भी किया और फिल्मी जगत की महान हस्तियों और साहित्यकारों का साक्षात्कार भी लिया है। रेडियो उद्घोषिका के रूप में अमेरिका के रेडियो हम तुम, रेडियो 7 AM, रेडियो कृष्णा में अपने दीर्घ कार्यकाल के दौरान आपने विश्व हिंदी सेवा सम्मान, हिंदी संवर्धन सम्मान, हिंदी युग्म जूरी कवि सम्मान, बाल साहित्यकार हरिकृष्ण देव सरे सम्मान, पेंशन विस्टा सम्मान अवार्ड, DGCS ट्रांसलेशन अवार्ड तथा अनेक प्रशस्ति पत्रों से अलंकृत श्रीमती रचना श्रीवास्तव जी का बहुआयामी व्यक्तित्व आपकी प्रतिभा, योग्यता, सक्रियता और कर्मठता का परिचायक है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैडम आपको आमंत्रित करती हूँ आपके महत्वपूर्ण व्याख्यान के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अनु। आपको मैं अनु बोलूं। आपने इतना खूबसूरती से आपने संस्कृत के बारे में बोला और आपने मेरा परिचय इतना अच्छा दिया कि ऐसे लग रहा था कि ये मैं हूँ। आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने बोला। और सबसे पहले मैं विनोद कालरा जी का, आपके प्राचार्य का और कन्या महाविद्यालय का बहुत बहुत मतलब हृदय की एकदम गहराई से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि अभी जब आप विनोद जी बता रही थी इस विद्यालय के बारे में, तो मेरे तो गूज बम आ रहे थे, रोए खड़े हो रहे थे। इतनी महान और प्रतिष्ठित विद्यालय के साथ आज जुड़ के मेरा भी मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया है। और सबसे पहले और धन्यवाद तो मैं कमलेश जी का भी दूंगी, क्योंकि उन्होंने आप जैसे उच्च स्तरीय विद्यालय के आप जैसे उच्च स्तरीय लोगों से मेरा परिचय कराया। हिंदी विभाग आप लोग इतना खूबसूरती से चला रहे हैं। अभी आपने बताया आप अनुवाद भी करवा रहे, पत्रकारिता का भी डिप्लोमा देते हैं। इससे अच्छी बात तो और कोई हो ही नहीं सकती है। तो यहाँ पे अभी जितने लोग उपस्थित हैं, जो मुझसे बड़े हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ और जो मुझसे छोटे हैं उनको मेरा बहुत सारा प्यार। तो देखिए अब मैं अपने शुरू करती हूँ कि ये जो हम अमेरिका आए, हम जब आए थे मेरी बेटी बहुत छोटी थी, तो उसमें अपने देश के संस्कार रह जाएं, हमारी भाषा बोली उसके साथ रह जाए, इस सब को करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ी। और उसी के तहत मैं और आगे निकली ताकि और भी जो बच्चे हैं या जो ऐसे बड़े हैं जो काफी समय पहले यहाँ आ गए थे, वो अपनी बातें भूल गए हैं, उनको याद कराया जाए। तो छोटी सी एक कविता के साथ मैं अपनी बात शुरू करूंगी। भारतवासी सब तुमसे कहें तुम मेरे हो, हम रहे कहीं भी दुनिया में तुम मेरे हो। दूर पड़ा है तुमसे आना, बना लिया अब यहाँ ठिकाना, भूले नहीं फिर भी वो सावन तुम मेरे हो, रहे कहीं भी दुनिया में तुम मेरे हो। तो वो जो अपना है उसे हम कैसे भुला दें, और किस तरह से वो खुशबू, वो
रिश्तों की खुशबू हो, चाहे वो माटी की खुशबू हो, वो हम भूल नहीं सकते। तो हमने अपनी संस्कृति को यहाँ जीवित रखने के लिए क्या-क्या किया और किस तरह से हमारी संस्कृति आज यहाँ जीवित है, उसको मैं छोटे-छोटे उसमें भाग में बताने की कोशिश करूँगी। चलिए शुरू करते हैं। हम अपने संस्कार जो हमारे बुजुर्गों के जैसे पैर छूना है या किसी को नाम से नहीं बुलाना है। अमेरिका का ये कल्चर है, यहाँ पे सब लोग सबको नाम से बुलाते हैं, कितना भी बड़ा हो आप नाम से बुलाओगे, क्योंकि यहाँ पे आंटी अंकल कहने पे सब कुछ लोग बुरा मान जाते हैं। लेकिन जब मैं आई, जब मेरी बच्ची थी, वे बड़ी हो रही थी, बोलना सीख रही थी, मैंने सबसे पहले उसको आंटी और अंकल यानी कि मौसी मौसा अगर कोई रिश्ता बन गया तो वो बनाया, चाचा चाची बनाया, लेकिन नाम से नहीं बुलाने के लिए ना मैं खुद नाम से मैंने बुलाया, ना मैंने उसको बुलाने दिया। या मेरे फ्रेंड्स के या मेरे दोस्त के जो बच्चे आते थे, मैंने उनको भी कहा कि आप भी मुझे आंटी कह के ही बुलाओ। नाम मतलब वो हमारे संस्कार नहीं है अपने बड़ों का नाम लेने के लिए। तो एक छोटी सी पहल शुरू की थी, जो धीरे धीरे, अब मुझे आए हुए इतने साल हो गए, धीरे धीरे वो फैलती गई और सब अभी ये हो गया है कि भाई ये तो रचना आंटी है, इनको आंटी बोलना सब बच्चे जानते हैं। मेरे बच्चे सबको आंटी बोलते हैं। एक छोटी सी और बात, हमने ये घर से शुरू किया कि जैसे कि त्योहार कोई आते हैं तो हम अपने बड़ों के वहां पे पैर छूते हैं। हमारे यहाँ ऐसे संस्कार है, जब बेटा अपने पिता के पैर छुएगा, माँ के पैर छुएगा, या कोई घर में आएगा तो बड़ा उसके पैर छुएगा। मैंने कहा अब ये बात मैं बच्चों को समझाऊं कैसे, तो मुझे लगा पहले खुद करो। याद है गांधी जी ने एक बार ये किया था कि पहले खुद करो, तब आप किसी को वो शिक्षा दे सकते हो। जैसे एक छोटी सी कहानी गांधी जी के संदर्भ में बताती हूँ। एक बार उनके पास एक महिला आई, उसने बोला मेरा बेटा बहुत गुड़ खाता है, इसका गुड़ छुड़वा दीजिए, आप कहेंगे तो छोड़ देगा। गांधी जी ने उसको बोला कि भाई तुम 1 महीने बाद आना। फिर वो महिला आई, फिर गांधी जी ने उस बच्चे को समझाया और वो बच्चे ने गांधी जी की बात मान के गुड़ खाना छोड़ा। तो उस महिला ने पूछा कि आपसे बापू एक बात पूछूं, आपने मुझे 1 महीने बाद क्यों बुलाया? तो गांधी जी ने कहा मैं तो खुद इतना गुड़ खाता था, मैं खुद तो पहले छोड़ूं, तब मैं उस बच्चे को बोलूं छोड़ने के लिए। तो वो बात मुझे कहीं ना कहीं मेरे जहन में थी, तो मैंने कहा पहले खुद करो। और एक बात और, अगर आप किसी को फोर्सफुली कुछ कहोगे तो वो उतना नहीं मानेगा जितना देख के लोग सीखते हैं। तो मैंने क्या किया, जब हमारे घर में कोई बड़े आंटी अंकल कोई आते थे, मैंने उनका पैर छूना शुरू किया। तो जब मैं उनका पैर, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं छूता था, और आप लोग विश्वास करेंगे जब मैंने उनका पैर छुआ तो कुछ की आंखों में आंसू होते थे। वो इतने खुशी से, इतने उनके दिल को कुछ बातें छू जाती थी। धीरे धीरे वही चीज मैंने अपने बच्चों में शुरू करी। उन्होंने देखा कि ऐसे करना है, तो अभी बोलो बेटा, आपसे बड़े हैं, वो समझ जाते हैं कि उनको पैर छूना है। पापा आपका बर्थडे है या कोई होली दिवाली कुछ भी है, बैसाखी है, होली है, दिवाली, कोई भी त्योहार है, पैर छू। तो ऐसे शुरुआत हुई। और अब ये मेरे पति भी ऐसा ही करना, उन्होंने भी शुरू किया, उन्होंने भी पैर छूना शुरू किया और एक एक परंपरा सी चल निकली। तो शुरुआत कहीं ना कहीं हमको करनी पड़ती है। तो इस तरह से अपने ये जो छोटे छोटे संस्कार थे, नमस्ते करने का, पैर छूने का और सम्मान देने का, आंटी अंकल बोलने का, वो मैंने, मतलब हमने शुरू किया, मैं नहीं कहना चाहिए, हमने शुरू किया, तो हम सब मिलके वो लेके चले। अब आती है त्योहारों की बारी। क्या होता है कि यहाँ पे तो जो अमेरिका के त्योहार हैं, जैसे हैलोवीन है, एक उसमें भूत ऊत बन के सब घूमते हैं, तो यहाँ पे बहुत ही प्रचलन है बच्चों में, ठीक है। और यहाँ पे, और क्रिसमस तो खैर हमारे देश में भी बहुत है। तो लेकिन हमने सोचा कि अगर हम अपने त्योहारों को तवज्जो नहीं देंगे, अपने त्योहारों को महत्व नहीं देंगे, वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे। क्योंकि हमारे बाद हमारी जनरेशन, हमारी जनरेशन के बाद उनकी जनरेशन, खत्म, राइट। तो ये परंपरा मेरे पति ने शुरू की कि कोई भी हमारा त्योहार होता है, उस दिन हमारी छुट्टी होती नहीं, लेकिन हम छुट्टी लेते हैं। विशेषकर मेरे पति जरूर छुट्टी लेते हैं, और हम उस तरह से त्योहार को मनाने की अब कोशिश करते हैं जैसे कि
हमारे घरों में मनाए जाते थे। अब चूंकि देश जैसा माहौल तो नहीं दे सकते, लेकिन अपने घर में तो वो माहौल दे सकते हैं। तो ऐसा हम हर त्योहार पे करते हैं। आप होली हो, दिवाली हो, कोई भी हो, जैसे आज शिवरात्रि है तो मैंने फास्ट किया, तो बच्चे जानते हैं आज शिवरात्रि, मम्मा ने फास्ट किया है। ऐसे छोटी छोटी चीजें। फिर लोहड़ी आती है, हम लोहड़ी भी सेलिब्रेट करते हैं। हम वो लोहड़ी मांगते हैं ना, गा के सुंदर मुंदरिये वाला, हमने वो भी अपने बच्चों को संस्कार में दिया। हमारी एक सहेली ने अपने घर में वो पूरा ऑर्गेनाइज किया था, तो बच्चे वैसे मांग रहे थे, सबको लोहड़ी मिल रही थी। हमने अपने बड़ों से मांगी, हमें भी मिली थी। तो ऐसे हम ऐसे हर त्योहार को जीवित रखने की कोशिश करते हैं, और उसका नतीजा ये है कि आज दिवाली को फेस्टिवल ऑफ कलर के रूप में, फेस्टिवल ऑफ लाइट के रूप में सब लोग जानते हैं। इवन व्हाइट हाउस में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दिवाली मनाई जाती है। और फेस्टिवल ऑफ कलर यानी कि होली, स्कूलों में एक दिन ऐसा रखते हैं हम कि उस दिन फेस्टिवल ऑफ कलर मनाते हैं हम। बच्चे होली कलर खेलते हैं। दो हम ऑर्गेनिक कलर लाते हैं, बच्चों को कोई एलर्जी वगैरह रिएक्शन वगैरह ना हो। लेकिन हमारे स्कूलों में, सोचिए अमेरिका के स्कूल हैं, लेकिन हमारे, चूंकि हमको अपने त्योहारों पर, अपनी बोली भाषा, अपने संस्कारों पे नाज है, तो वही चीज चूंकि हमने खुद की, धीरे धीरे वो बढ़ती गई। और आज अमेरिका के विद्यालय, जो हमारे मिडिल स्कूल है, जो कि 6 से लेकर के 8 तक होता है, वहां पे ये फेस्टिवल ऑफ कलर होता है, बच्चे खेलते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जहां पे हम सोचते थे अरे भारत से आई है, वहां पे तो सिर्फ सांप और हाथी होते हैं। आपको एक छोटी सी किस्सा बताती हूँ। हम नए नए आए थे, तो हमें लगता था कि अरे हम आए हैं, हम अपने देश के बारे में लोगों को बताना चाहिए। हमारी बेटी ने स्कूल जाना शुरू किया, तो स्कूल में इंटरनेशनल वो लगाते थे, फेयर लगाते थे, जिसमें कि खूब कंट्रीज के बारे में वो एक स्टॉल सा सजाते थे। तो मैंने कहा कि चलो मैं वॉलंटियर करती हूँ कि भाई मैं भी अपने देश का स्टॉल लगाऊंगी। ठीक है, मैंने अपना स्टॉल वगैरह लगाया, सारी अपने भारत के सारे मॉन्यूमेंट्स और ये सब अच्छे से लगाया, और भारत की साड़ी वाड़ी पहन के गई। तो वहां पे बच्चे आए, बच्चों को बहुत अच्छा लगा इंडियन कल्चर देख के, इंडियन की ड्रेस देख के और सब कुछ। दो थोड़ी बुजुर्ग महिलाएं थी, वो आई, तो वो हमसे पूछती है कि ये सब भी होता है भारत में? मुझे तो लगा था वहां पे सिर्फ सांप और हाथी होते हैं। हमने कहा, अब फिर मैंने कहा मैं क्षमा चाहती हूँ, आपने पता नहीं कहाँ पढ़ लिया कि सिर्फ सांप और हाथी होते हैं। यहाँ पे भी तो सांप होते हैं, सांप और हाथी हमारे यहाँ भी होते हैं, लेकिन सिर्फ नहीं, वो भी पार्ट है हमारा। बट ये है भारत, ये भी है। किसी ने मुझसे पूछा क्या भारत में फ्लाईओवर्स हैं? जी हाँ, ये देखिए। फिर मैंने उनको खूब सारे फोटो दिखाए। जी हाँ, भारत में फ्लाईओवर्स भी हैं। पता नहीं हमारे देश की कैसी छवि यहाँ पे बनी है। फिर मैंने स्कूलों में जाना उसी समय से शुरू किया, और जब भी वो भारत के बारे में पढ़ाना शुरू करते थे, मैं उनको हाथ जोड़ती थी कि मुझे पढ़ा लेने दो, मुझे बता लेने दो। वो टीचर्स आश्चर्य हो गई, बोली अच्छा। मैंने उनको दिखाया कि देखिए दिस इज इंडिया, ये है भारत। तो वो बोली अरे हमारे पास तो यही 2-4, उन्होंने फोटो दिखाई, एक सपेरा बैठा सांप के लिए बीन बजा रहा था, और एक हाथी जा रहा था। तो बोली मेरे पास तो यही है सिर्फ। मैंने कहा ये आप पता नहीं कब और कहां से लेके आए हो आप, ना जाने कब से हमारा देश सिर्फ ये नहीं है। तो उनको बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने उनको अपने नए पोस्टर्स, नए जो आंकड़े हैं वो सब दिए उनको। तो इस तरह से वही मैं बताने की कोशिश करी कि छोटी छोटी चीजों से हम कहां कहां और कैसे कैसे परिवर्तन ला सकते हैं, और हम लाए हैं। अगर स्कूलों में हमारे त्योहार पहुंच गए हैं तो समझ लीजिए कि हमने बहुत काम किया है। आज यहाँ पे बहुत सी जगहों पे बापू की मूर्ति भी लगी हुई है, तो सोच लीजिए कि हमने कितना काम किया है। आज हम यहाँ आजादी का अमृत उत्सव भी मनाते हैं और मना रहे हैं।
जिसमें यहाँ के मेयर, जिसमें यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लीडर वो भी आते हैं, तो सोचिए हमारी कितनी ताकत है, हम कितना कुछ कर रहे हैं। और इन सब के पीछे वॉलंटियरशिप है, कोई पेड वर्क नहीं है ये। हम सब अपनी जॉब भी करते हैं, फिर जब उसमें फुर्सत मिलती है तो हम काम भी करते हैं, ये ऐसे अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ खूब सारे मंदिर हैं, बहुत मंदिर हैं सब। तो मैं भी एक अपने मंदिर से जुड़ी हूँ, और उस मंदिर से जुड़ने से क्या है कि वहां हम दुनिया का मतलब दुनिया का नहीं, सॉरी, अपने देश का हर त्योहार मनाते हैं। बच्चों को वहां ले जाते हैं, भारतीय परिधान पहनते हैं। मेरा बेटा पैजामा कुर्ता पहनता है, बहुत हुआ नहीं, अगर उसको पैजामा पहनने का मन है तो जीन्स पे कुर्ता पहनता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी वैसे ही पहन के जाते हैं। मैं भी हमेशा जब भी मंदिर जाती हूँ या कोई भी पूजा होती है, मैं साड़ी पहन के जाती हूँ, मैं शलवार कुर्ते पहन के जाती हूँ। तो उस मंदिर से जुड़कर हमने अपनी संस्कृति को वहां भी इस तरह से भी जीवित रखा है। कोई भी 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, कोई भी त्योहार है, कोई भी हमारा राष्ट्रीय पर्व है, हम सब मनाते हैं। और अभी ये सब कोविड वगैरह चल रहा था तो मंदिर भी बंद हो गए थे, लेकिन हमने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। हमने एक जूम सेटअप किया और हर रविवार को शाम को भजन होते हैं, आरती होती है, पूजा होती है, और हम सब जूम पे उसको जुड़ते हैं। हर मंगलवार को सुंदरकांड पाठ होता है। तो क्या है कि ये जो भी कुछ हम घर में बोलते हैं बच्चों के कान में जाता है, उनको पता है कि हमारे हनुमान जी कौन है, हमारे शिव भगवान का क्या है, हमारे गुरु नानक जी में क्या क्या किया हमारे देश के लिए, सब वो जानते हैं। आपको शायद विश्वास नहीं होगा, हम यहाँ पे अखंड रामायण पाठ भी करते हैं। होता है ना, रामायण को हम 24 आवर पढ़ते हैं, वो भी हम करते हैं। हमारे मंदिर में भी होता है, लोग अपने घरों में भी करते हैं। जब नवरात्रि शुरू होते हैं, 9 दिन का व्रत चलता है, 9 दिन लगातार पूजा चलती है। ये सब क्यों? हम सब की मेहनत है, सिर्फ अकेले मेरे की नहीं, हम सब की मेहनत है। हमारी तरह बहुत से लोग हैं जो स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से ये सारे कार्य करते हैं। हम एक महीने में एक बाल भजन संध्या रखते हैं, जिसमें हमारे बच्चे भजन गाते हैं। तो यहाँ पे एक 2 लाइन याद आती है, भारत की खुशबू यहाँ भी आती है जब बेटी मेरी घर में आरती गाती है। वो हमारे बच्चे इंग्लिश गाने भी गाते हैं और लता जी के गाने भी गाते हैं। हमारे बच्चे जनगण मन भी गाते हैं, हमारे बच्चे स्टार स्पैंगल बैनर भी गाते हैं। तो शुरू में एक दिक्कत जरूर आती थी कि बच्चों को हम कौन सी सभ्यता और कौन सी संस्कृति दें, क्योंकि वो यहाँ बढ़ रहे हैं, पल रहे हैं, यहाँ की चीज एकदम डिफरेंट है और हमारे कल्चर, हमारी सभ्यता एकदम अलग है। मैंने बस एक चीज कही, बेटा तुम दोनों चीज समझते हो, भारतीय संस्कृति भी और यहाँ का कल्चर भी। तुमको तय करना है क्या ज्यादा उचित है। हमेशा हम ये नहीं कहते कि क्रिसमस मत मनाओ, वो खराब है, वो गलत है, नहीं, वो भी अच्छा है, लेकिन तुम अपने त्योहार भी मत भूलो। तुम अपने त्योहार अगर याद रखोगे तो वो क्रिसमस मनाने वाले लोग भी तुमको सम्मान देंगे, अमेरिका के लोग भी तुमको सम्मान देंगे, यदि तुम खुद अपना सम्मान करोगे। तुम्हें अगर भारतीय होने पे गर्व होगा, तुम्हें अपने त्योहार पे गर्व होगा, तुम्हें अपनी भाषा पे गर्व होगा, तो ही वो तुम पे नाज कर पाएंगे, तो ही वो तुमको इज्जत की दृष्टि से देख पाएंगे। और मेरे बच्चों ने ऐसा किया भी, और जितने भी हमारे परिवार हैं यहाँ पे, उन सब के बच्चे इसी तरह से बड़े हो रहे हैं। तो हम पाश्चात्य सभ्यता के साथ साथ अपनी भारतीय संस्कृति को साथ में लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और यही प्रयास है कि कुछ हमारे हाथ से वो डोर छूटे नहीं, ताकि हम इसको अपनी आने वाली पीढ़ियों को समर्पित कर सकें, दे सकें। अब
जी जी, धन्यवाद। अगर मेरा समय हो जाएगा तो बता दीजिएगा। अब हम आते हैं अपनी भाषा, जैसे कि हम हिंदी में बात कर रहे हैं, हम हिंदी के लिए आते हैं। तो बच्चे यहाँ स्कूल जाते हैं, वहाँ हिंदी तो पढ़ाई नहीं जाती है, वहाँ तो सिर्फ इंग्लिश में सारा काम हो रहा है। अब मैं क्या करूं, बच्ची बिटिया मेरी स्कूल से आई घर पे किटिर पिटिर अंग्रेजी। हमने कहा अरे भैया गए काम से, ये अंग्रेजी बोलेगी, हिंदी तो सीखेगी ही नहीं, अब क्या करें। तो हमने, मेरी बेटी तो भी थोड़ी बहुत हिंदी बोलने लगी, तो मेरा बेटा तो मेरी बेटी से सीख रहा था और स्कूल से सीख रहा था, तो उनकी तो हिंदी 0 हो रही थी। तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ एक एक झूठ बोला अपने बच्चे से। मैंने कहा बेटा आप इंग्लिश में जो भी बोल रहे हो ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या मम्मा के लिए हिंदी में बताएगा बेटा। तो बेचारा हाँ ऐसे करके फिर उसको मुझे हिंदी में बताता था, और वो धीरे धीरे वो छोटे छोटे शब्द सेंटेंस बनते बनते आज वो पूरा अच्छे से हिंदी में बात करता है। नहीं तो अगर मैं इंग्लिश उसकी समझने लगती, उसको कन्वीनियंट लगता, आसान लगता, वो तो धड़ल्ले से इंग्लिश बात करता रहता। तो इसमें क्या हुआ कि हमने एक तय किया, मेरे और मेरे पति ने, कि हम घर में हिंदी ही बोलेंगे। हम आपस में भी हिंदी में बात करते थे, करते हैं। बिटिया मेरी हमसे हिंदी में बात करती, भाई बहन आपस में इंग्लिश में कर सकते हैं, अकेले जब अपने कमरे में है तो बात करते हैं, बट हम जब एक साथ होते हैं तो हम सब हिंदी में बात करते हैं, हिंदी पिक्चरें देखते हैं, हिंदी के पुराने गाने सुनते हैं। तो एक और मजेदार बात से एक किस्सा यहाँ पे शेयर करती हूँ। अभी मैं भारत गई थी दिसंबर में, तो मेरा ज्वाइंट परिवार है, तो मेरे देवरानी और उनके बच्चे आए, मेरी ननद के बच्चे आए, सब आए, मेरी बिटिया भी थी। तो वहां पे कुछ गानों की बात चली, तो लता जी के, आशा जी के, उषा जी के, वो पुराने पुराने गाने, हेमंत कुमार के, किशोर कुमार जी के, वो बता रही थी, बात अंताक्षरी होती, जो बात चल रही थी बच्चों में। तो मेरी देवरानी की बेटी कहती है ये सब गाने तुम्हें कैसे पता है, अच्छा अच्छा, तो तुमको ये नए वाले नहीं पता होंगे। शी स्टार्टेड टेलिंग कि वो नए नए वाले गाने सुनाने लगी। तो मेरी बेटी ने बोला नहीं मुझे तो ये भी आते हैं। तो तुम्हें इंग्लिश गाने नहीं आते? नहीं मुझे तो इंग्लिश भी आते हैं। तो मेरे मेरे ससुर जी की आंखें एकदम ऐसे हो गई, मेरे सारे घर में लोग कहे अरे इसको इतने पुराने गाने भी आते हैं। तो मैंने कहा भाई देखो, बस इतनी सी कोशिश की हमने अपने बच्चों के लिए कि संस्कार कहते हैं ना घर से ही निकलते हैं, तो हमने वो घर में उस चीज को बोया। गाने का शौक मेरे हस्बैंड को बहुत है, मुझे भी सुनने का बहुत शौक है, तो हम हिंदी पुराने गाने कार में जब जाते हैं तो सुनते हैं, और घर में भी सुनते हैं। तो वो बच्चों के कान में गए, हमने कोई फोर्स नहीं किया, हमने नहीं कहा कि बैठो अब सुनो लता जी को, सुनो आशा जी को, किशोर कुमार जी को, नहीं हमने ऐसा नहीं किया। वो उनके कानों में जाते गए और वो उसको आ गए। अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी उनके पास हो गए हैं। तो ऐसे ही जो हमारे और बच्चे हैं, उन सब को पुराने से लेकर नए गानों से लेकर इंग्लिश गानों से लेकर सब आता है। तो ये अच्छा लगता है कि हमने कुछ तो किया है अपनी संस्कृति को। वैसे इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि बच्चों को लगता था, कभी कभी बच्चे बेचारे फ्रस्ट्रेटेड हो जाते थे कि कैसे क्या वो अपनाए क्या छोड़े, लेकिन धीरे धीरे उनको समझ आ गई। हमने हार नहीं मानी, उन्होंने हार नहीं मानी, तो धीरे धीरे उन्हें समझ आ गया कि वो कोई एक बीच का रास्ता लेना है हमें, और हम वो लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। पार्टियों में जाते हैं, जब वैसी पार्टियों में जाते हैं, सूट बूट में जाते हैं, भारतीय पार्टियों में आते हैं, पैजामे कुर्ते में आते हैं, तो उनको दोनों चीज पता है कि हमें कैसे उसमें बैलेंस रखना है। आती हूँ अब अभी हिंदी सिखाने पे एक बात और बताती हूँ कि फिर मैंने क्या चीज प्रारंभ की कि मैंने हिंदी पढ़ाना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि अगर हम हिंदी पढ़ाएंगे तो हमारे बच्चे भी सीखेंगे और बच्चे भी सीखेंगे। तो इससे फायदा क्या हुआ कि जो बच्चे गैर हिंदी भाषी प्रदेश से भी आए, वो भी उन्होंने भी हिंदी पढ़ना और सीखना शुरू किया। क्योंकि उसके 2-3 कारण थे। एक तो उनको हिंदी पिक्चरें बहुत पसंद थी, बॉलीवुड मूवी हमारी जिंदाबाद उनको कुछ हिंदी मूवी भी देखनी थी, और नृत्य, डांस, बॉलीवुड डांस बहुत पसंद था। तो बिना गाना समझे आप डांस क्या करोगे, कोई भाव आपके चेहरे पे आएगा ही नहीं। तो ये कारण था कि उन्होंने हिंदी सीखना शुरू की।
तो धीरे धीरे हिंदी अभी इतनी विस्तृत हो रही है कि यहाँ पे कुछ कॉलेजेस में, बहुत से कॉलेजेस में हिंदी पढ़ाई जाने लगी है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? सोचिए, विदेश के कॉलेजेस में हिंदी पढ़ाई जा रही है, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, और साथ में साथ अंग्रेज बच्चे भी जो गैर भारतीय हैं, वो भी हिंदी पढ़ रहे हैं, वो भी हिंदी सीख रहे हैं, क्योंकि उनको हमारा कल्चर आकर्षित करता है। हमारे रंग बिरंगे परिधान, हमारे त्योहार, सब कुछ उनको आकर्षित करता है, तो वो हमारे बारे में और जानना चाहते हैं, तो वो हिंदी सीख रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हिंदी को हम समझ लीजिए एकदम ग्राउंड जीरो लेवल से ऊपर तक लेकर आए हैं। सिर्फ मैं नहीं, बहुत लोग हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। और हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है हमारा लोक संगीत और लोक नृत्य। हम फिल्मी संगीत में उसको नहीं भूल सकते। लोक नृत्य इतना खूबसूरत है हमारा कि यहाँ पे जब कोई मेन फ्रेम प्रोग्राम भी होते हैं, अंग्रेजों के प्रोग्राम भी होते हैं, या जो अमेरिकन प्रोग्राम भी होते हैं, उसमें भी यदि हमारे लोक नृत्य का कोई भी एक प्रोग्राम हो जाए, या क्लासिकल जो शास्त्रीय नृत्य है वो हो जाए, लोग एकदम वाह वाह कर उठते हैं। उनका परिधान, उनकी भाव मुद्राएं और उनकी उनके संगीत, हमारे संगीत को देख करके वो एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य सिखाना है। हमारे यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो भरतनाट्यम और क्या कहते हैं उसको, कथक, वो सिखा रहे हैं, क्लासिकल संगीत सिखा रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हम अपनी फोक को आगे लेके चलें। गरबा है, गिद्दा है, भांगड़ा है, एंड होली का नृत्य है, बिहू है हमारा, बहुत सारे हमारे इतने खूबसूरत फोक नृत्य हैं। तो उनको लेके आगे बढ़ना शुरू किया। तो हम वही कहते हैं ना कि थोड़े लोग मिलके चले थे, लोग आते गए, काफिला बनता गया, लोग आते गए, और ये हमारा एक बड़ा ही खूबसूरत सा वो बन गया। हमने फोक नृत्य सिखाना शुरू कर दिया। तो बच्चे नृत्य सीखते हैं और हम एक बड़े बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे दिवाली का एक बड़ा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, बच्चों को मंच प्रदान करते हैं, बच्चे उस पर आके परफॉर्म करते हैं। जैसे हमारे कोई सेलिब्रिटी वहां से आते हैं भारत से यहाँ पे, तो उनकी बिगनिंग ओपनिंग एक्ट के लिए वो फोक नृत्य या बॉलीवुड डांस मांगते हैं, हम वहां पे भी परफॉर्म करते हैं। तो इस तरह से हमने अपने फोक संगीत, फोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य को भी यहाँ पे जीवित रखा है। क्योंकि कोई भी संस्कृति जो है वो भाषा से और नृत्य से, संगीत से, त्योहारों से, इन सब से मिलकर ही बनी है। ये सब हमारा कल्चर है, ये सब हमारी खुशबू है। तो विनोद जी, शायद मेरा समय हो गया है। जी कोई बात नहीं, आप अगर ठीक कुछ है, और कहना चाहें तो जरूर कह सकते हैं मैडम। नहीं नहीं, बस इतना है। बस 4 लाइन कह के अपनी बात खत्म करती हूँ कि भजनों की तान इसी में, लोरी का है गान, दादी की कहानियां चलती, हिंदी की अंगुली थाम, सांसों में हिंदी बसी, मुंह में है राम, इसमें ही है गंगा जमुना और इसी में है चारों धाम। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मैं आपकी एक कविता सुनना चाहती थी, कोई जो आपको बहुत प्रिय हो। ओह अच्छा। हम्म, आपने मुझे पहले बताया हो कोई बात नहीं, कोई अगर मैंने पहले बताया होता तो आप शायद उसको ध्यान में रखती, उसको केंद्र में रखती। कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन सुनना चाहते हैं। अगर आपके मन में कोई है, अभी कोई आती है कविता तो सुना दीजिए, अन्यथा कोई बात नहीं। जी, एक मिनट मुझे दीजिए। तब तक अगर कोई मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पूछता रहे, मैं आंसर देती रहूंगी और मैं अपनी कविता ढूंढती रहूंगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अनुज। मेरा सभी से अनुरोध है, अगर किसी के मन में कोई भी प्रश्न है, जिज्ञासा है, तो कृपया वो रचना जी से पूछ सकते हैं। मैम, एक प्रश्न तो मेरा है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। जैसा कि आपने बताया है कि भारत के लोग जो हैं पाश्चात्य संस्कृति से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। आज की पीढ़ी हमारी पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित है।
तो क्या मैम अमेरिका के लोग भी इसी प्रकार से हमारी भारतीय संस्कृति से प्रभावित होते? 102%, 102%। क्यों मैं कह रही हूँ क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैं पहले जब मैंने लाइब्रेरी बच्चों के साथ जाना शुरू किया था, यहाँ पे जो पुस्तकालय है, मैंने वहां पे काम करना शुरू किया, तो वहां पे एक प्रोग्राम था जिसमें मैं साड़ी पहन के गई। आप विश्वास नहीं करेंगी, उनके प्रोग्राम में 15 मिनट लोग मेरे पे ही क्वेश्चन कर डाले, ये बिंदी क्या है, ये साड़ी क्या है, इतनी खूबसूरत है, कहाँ से मिल सकती है, कैसे मिल सकती है। तो सोचिए, एक हमारा परिधान उनको इतना आकर्षित करता है। हमारे नृत्य, जो जैसे आपने बोला, हमारे शास्त्रीय नृत्य और संगीत जो है उनको बहुत आकर्षित करता है। तो हम, वही मैंने जैसे पहले बोला, अगर हमको खुद पे नाज है, अगर हमको खुद पे गर्व है, लोग हम पे आकर्षित हमारी तरफ होंगे ही होंगे। तो बहुत अच्छा लगता है लोगों को। और बिंदास हमारे यहाँ आप तो लोग पहन के, साड़ी पहन के अमेरिकन पार्टी में भी लोग जाते हैं, सूट पहन के अमेरिकन पार्टी में जाते हैं, क्योंकि वो एकदम अलग से स्टैंड आउट करते हैं और लोग उनको पसंद बहुत करते हैं। कि भारत में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस्कॉन नाम से एक संस्था चलाते हैं, जहां पर विदेशी जो है वो कृष्ण भक्त बहुत है, भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं और उसमें उनके रंग में ऐसे डूबे हुए हैं कि हमें लगता ही नहीं कि वो भारतीयता से कहीं प्रेरित हैं या नहीं। ऐसा नहीं लगता कि वो भारतीयता से प्रेरित नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैडम आपने तो बहुत, आप साहित्यिक रूप से ही रचनात्मक नहीं है, बल्कि आपने संस्कृति को अपने बच्चों में या आसपास के बच्चों में या स्कूल के बच्चों में ढाला है, उस संस्कृति का निरूपण किया है। तो आपके अतिरिक्त भी ऐसी कुछ संस्थाएं अमेरिकन कुछ ऐसी हैं जो भारतीयता की ओर प्रवृत्त हो रही हैं? तो जो अमेरिकन संस्थाएं हैं वो क्या करती हैं कि वो अपना कोई बड़ा प्रोग्राम जब करती हैं, तब वो हमारे एक आध आइटम्स को, एक आध कार्यक्रम को वहां पे आमंत्रित करती हैं। जैसे जब हम अपना कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम करते हैं, तो हम उनके एक आध एक्ट को खुद अपने यहाँ आमंत्रित करते हैं। तो इस तरह से हम करते हैं। और जैसे आपने कहा, यहाँ भी बहुत से ऐसे टेम्पल हैं जिसमें नॉन भारतीय, मतलब जो भारतीय नहीं है, वो वैसे प्रीस्ट हैं यहाँ पे, ऐसा भी है। हाँ, तो यही है कि वो भी हमें अपने उस कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं और हम उनको अपने कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं। आपने लोक नृत्य की बात की, लोक रीतियों की बात मैं करती हूँ कि हमारे यहाँ जैसे जो विवाह का प्रचलन है, क्या इस विवाह संस्था को स्वीकार करते हैं वहां के लोग, अमेरिकन लोग जो है खास तौर पे उस देश अरे के वो लोग? बहुत बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सी शादियां हुई हैं हमारे फ्रेंड्स के, सहेलियों के, दोस्तों के बच्चों की। उसमें उनके फ्रेंड्स जब आते हैं तो एकदम ऐसे हो जाते हैं, मंत्रमुग्ध होके देखते हैं, क्योंकि इतनी आत्मीयता के साथ और इतनी वैरायटी जो संस्कार हमारे होते हैं वो कहाँ मिलेंगे यहाँ पे। तो चर्च में तो गए एक दिन, चर्च में, हाँ बहुत आकर्षित, चर्च में गए, हुई रात, शाम को रिसेप्शन हुआ, खत्म। हमारी तरह थोड़ी ना चलती है इतने दिनों तक शादियां। मेहंदी का फंक्शन अलग हो रहा है, अगर गुरुद्वारे में शादी हो रही तो गुरुद्वारे में शादी हुई, फिर रिसेप्शन हो रहा है, मेहंदी। और हमारे यहाँ हो रही है तो मेहंदी अलग हो रहा है, जयमाल हो रहा है, ऐसे मतलब लाइक सोच के देखिए कितने स्टेप्स हैं, कितने हमारे यहाँ कितने तरह की हैं। तो उन लोगों को बहुत मजा आता है। और यहाँ बहुत से लोगों तो क्या होता है कि जो जिनके फ्रेंड की शादी है, अगर उनके फ्रेंड्स अंग्रेज हैं या कुछ हैं, वो सब साड़ियां पहनती हैं शादी में, उनके लिए साड़ियां मंगवाते हैं, इंडिया से शादी मंगवाते अटेंड करी है, सब में साड़ी पहनी जी। तो ऐसे जी आपका बहुत बहुत स्वागत। वीना विज जी यहाँ पर है, मैं उनकी आवाज सुन रही हूँ और जी, वीना जी दिख रही बहुत है। अच्छा लगा। आपको एक मैसेज भेजा, आपने उसी वक्त उसको देख लिया और हमारे साथ जुड़ गई। रचना जी, मैं आपको बताना चाहूंगी, डॉक्टर वीना विज यहाँ जालंधर में भी रहती हैं, श्रीनगर में भी रहती हैं और आजकल फॉरेन में हैं। लेकिन ये लिखती बहुत अच्छा है, कहानियां क्या और बात है, कविताएं बड़ी जबरदस्त हैं। क्या तो बात। मैं वीना जी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और मैं आपको भी बुलाना चाहूंगी कि अगर आप फॉरेन में बैठी हैं तो एक विदेशी संस्कृति के बारे में आप अपना कोई टॉपिक सुझा दीजिए, कोई विषय सुझा दीजिए जिसपे हम बात कर सकें। बिल्कुल आपको सब सुझाऊंगी मैं। मैंने यहाँ की सभ्यता और संस्कृति के बारे में भी लेख लिखा है, जी अभी भेजा है। जी जी। तो
अटेंड भी कर रही हूँ सब कुछ, हवन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं हम यहाँ। हाँ और सब आते बिल्कुल। हैं हमारे साथ बैठते हैं, अच्छा जी। और इंग्लिश में हम उनको करके दे देते हैं, तो वो मंत्र भी बोलते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी तो बात जी, है ये भी है। जैसे हम मैं सत्यनारायण भगवान इंडिया की से कथा करते हैं। जलंधर से लेके आती इंग्लिश की किताबें वेरी उनके लिए, गुड, आर्य वेरी समाज नाइस। की, वो मंत्र हाँ, बोले संस्कृत के, बोलते वेरी हैं, नाइस। तो जैसे हम बोलते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं ना, तो वो हाँ करते कथा हैं हमने इंग्लिश में भी मंदिर रखी है। में, तो बिल्कुल। वो जिसको हिंदी में नहीं पढ़ना आता वो इंग्लिश में पढ़ते हैं। इंग्लिश में पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं, जी जी, सब हनुमान पढ़ते हैं। चालीसा भी करते हैं जी जी। हाँ। जी, यहाँ तो तो, जब तक आप लोग और हिंदी, क्वेश्चन खोजिए, मैं मेरी कविता एक है वो मैं सुनाना चाहती हूँ तब तक। सुनाइए जी, स्वागत है। और किसी के मन में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप मन में रखिए, मैं इस कविता के बाद आपका क्वेश्चन लूंगी। जी मैडम, कविता। हाँ जी, सुना रहे हैं। सो अभी महिला दिवस आने वाला है, तो ये कविता थी वो सुना रही हूँ। औरत हूँ, कमजोर नहीं हूँ। औरत हूँ, कमजोर नहीं हूँ। तेरी हूँ पर मजबूर नहीं हूँ। वाह। मेरे स्नेह समर्पण को मेरी लालसा, मेरी करो मेरी उपेक्षा नहीं चाहती मैं। मेरे स्नेह समर्पण को मेरी कमजोरी समझो, करो मेरी उपेक्षा नहीं चाहती मैं। माँ दुर्गा को पूछते हो, माँ काली को भी पूछते हो, पर अपने घर की औरतों को पैरों की जूती समझते हो। अलग नहीं मैं उनसे, आज कहती हूँ तुमसे, पर देवी बना के पूजो नहीं चाहती मैं। नारी दिवस मना के हमको बहला देते हो। नारी दिवस मना के हमको बहला देते हो। ऊंचे ऊंचे भाषणों और दलीलों में हमको बस शब्द बना देते हो। मुंह फेरे रहते हो हर दिन, सिर्फ एक दिन मुझको पूछो नहीं चाहती मैं। मारकर मेरी चाहतों को अपनी मनवा लेते हो। मारकर मेरी चाहतों को अपनी मनवा लेते हो। मेरी सोच गलत थी ये भी समझा देते हो। देकर मेरे सपने मुझे ही खैरात में, उनको फिर तुम लूटो नहीं चाहती मैं। खता ना हो फिर भी, खता ना हो फिर भी मुझसे ही क्षमा मंगवाते हो। बात बात पर तुम ताने बरसाते हो। गलती हो तुम्हारी हर बार, फिर भी तुम ही रूठो नहीं चाहती मैं। समाज का कोई नियम क्यों तुम पर लागू नहीं होता? कोई काम करने से पहले क्यों वो इजाजत नहीं लेता? धर्म और लज्जा के नाम पर थोपो परंपराएं मुझ पर नहीं चाहती मैं। औरत साड़ी में हो या बुर्खे में बुरी नजरों से देखी जाती है। औरत साड़ी में हो या बुर्खे में बुरी नजरों से देखी जाती है। उसकी एक निश्चल हंसी बेहयाई कहलाती है। जिस देश में लुटती हो बेटियां, जिस देश में लुटती हो बेटियां, उसके आंगन में मुझको बीजो नहीं चाहती मैं। बहुत खूबसूरत, धन्यवाद। बहुत खूबसूरत रचना, बहुत खूबसूरत। आपने नारी विमर्श उठा दिया। वो आने वाला है, महिला दिवस आने वाला है, तो उससे उस वजह से लिखा था। बहुत अच्छा। अरे बहुत। आज किसी को कुछ पूछना है? किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो निमंत्रण है उनको। आप पूछिए, बेझिझक पूछिए। हाँ मैम, मुझे लगता है कि आपका व्याख्यान इतना सरल और इतना मनोरंजक और बढ़िया था कि किसी के मन में कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है पूछने के लिए। तो मैं एक बार फिर से आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपने अपनी भारतीय संस्कृति को विदेश में भी बनाए रखने के लिए जो कदम उठाए हैं वे सराहनीय हैं। साथ ही साथ भारतीय संस्कृति का वास्तविक रूप से भी विदेशी लोगों को परिचित करवाया है, ये भी बहुत ही अच्छा कदम है।
तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मैम। और इसके साथ ही साथ मैं प्राचार्य जी का भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमें ये अवसर प्रदान किया कि हम ये अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान माला करवाने के लिए प्रेरित हुए हैं। विभागाध्यक्ष डॉक्टर विनोद काल्ला जी का भी धन्यवाद करती हूँ, जिनके मार्गदर्शन से ही ऐसे कार्यक्रमों को सफल बनाने में हम सक्षम हुए हैं। तकनीकी सहायक शशि मंडल जी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। हमारे साथ जुड़े डॉक्टर राम सौराष्ट्रीय, लाल सिंह लिंगवाल, डॉक्टर वीना विज, डॉक्टर मनोज पाटिल और राजा राम बाबू राव जी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। इसके साथ ही साथ हमारी छात्राओं का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और आपके प्रत्यक्ष रूप से मिलने की आशा में आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। आपसे विदा चाहती हूँ। धन्यवाद मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे पुनः इससे जोड़ने के लिए। मेरा आज बहुत ही मान बढ़ा है आप सबके बीच आके। मैडम, जब भी आप जालंधर कभी आए, इंडिया में आए, तो आप हमें जरूर बताएं, हम आपसे बात करना चाहेंगे। कॉलेज में बुला करके आपका स्वागत करना चाहेंगे। जी जरूर आएंगे, हम जरूर बताएंगे। बहुत सभी को बहुत मेरा नमस्ते जी। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रीना जी नमस्ते। नमस्कार जी, नमस्कार अनु जी नमस्ते, सबको मेरा नमस्ते। बाय।